दोस्तों, असम में बाढ़ ने जिस तरह से अपना कहर दिखाया है, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों के पक्के मकान, खेत खलिहान सब कुछ इस उफनती नदी की चपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इस भीषण जल प्रलय में अब तक 78 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई है और यह आंकड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में शिवसागर और गोलाघाट जैसे जिलों से कई दर्दनाक खबरें सामने आई हैं, जहां पानी के तेज बहाव में लोग बह गए और उनकी जान चली गई। हजारों लोग अपने ही घरों से बेघर होकर सड़कों पर और ऊंचे इलाकों में तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। जब आप उन बेबस लोगों के चेहरों को देखते हैं तो दर्द का अंदाज लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस घर को उन्होंने अपने पूरे जीवन की खून पसीने की कमाई से बनाया था, वह कुछ ही घंटों में उनकी आंखों के सामने बह गया। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब राशन और पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। इस तबाही की गहराई को समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि इस समय असम के 7 मुख्य जिले, जिनमें शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगाम व विश्वनाथ और कामरूप मेट्रोपॉलिटन शामिल हैं, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी इस तबाही से सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। 21 राजस्व मंडलों के 550 से ज्यादा गांव पानी के अंदर समा चुके हैं और 21,500 हेक्टेयर से अधिक की उपजाऊ फसल क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में यहाँ के किसानों के सामने भुखमरी का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। केवल ग्रामीण इलाके ही नहीं, बल्कि गुवाहाटी जैसे बड़े और आधुनिक शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी जलभराव ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और पूरा जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। असम की इस दर्दनाक हालत के पीछे वहां की खास भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से निकलकर असम के संकरे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर आती है। असम की स्थिति एक गहरी कटोरी जैसी है, जिसके आसपास नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य मौजूद हैं। जब भी इन पड़ोसी राज्यों में मूसलाधार बारिश होती है या बादल फटते हैं, तो उन पहाड़ों का सारा पानी बहकर सीधे असम की घाटियों में ही समा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली धानसिरी और जियाभराली जैसी दर्जनों सहायक नदियां भी उफान पर आ जाती हैं। नदियां अपने साथ लाखों टन मिट्टी और चट्टानें बहाकर लाती हैं, जो नदी के तल में जम जाती हैं, जिससे नदी की गहराई बेहद कम हो गई है। अब जब थोड़ा सा भी अतिरिक्त पानी आता है, तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकल आती हैं और बस्तियों को डुबो देती हैं। लेकिन इस भयानक तबाही के लिए सिर्फ कुदरत को कसूरवार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि मानवीय गलतियों ने इस आफत को कई गुना बढ़ा दिया है। राज्य में बाढ़ को रोकने के लिए जो तटबंध यानी बांध बनाए गए थे, वे 1950 और 60 के दशक के हैं, जो बेहद पुराने और खस्ताहाल हो चुके हैं। हर साल मानसून से पहले कागजों पर इनकी मरम्मत का दावा किया जाता है, लेकिन जैसे ही पानी का दबाव बढ़ता है, ये कमजोर तटबंध जगह जगह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और अवैध निर्माण की वजह से पहाड़ों की मिट्टी धंसकर नदियों में गिर रही है और पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब महीनों तक रुक रुक कर होने वाली बारिश के बजाय कुछ ही घंटों में भीषण बारिश हो जाती है, जिसे झेल पाना हमारे पुराने और लाचार सिस्टम के बस के बाहर हो चुका है। इंसानों की इस तबाही के बीच असम के बेजुबान जानवरों पर जो बीत रही है, वह मंजर देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर और दुनिया भर में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग 70 से 80% हिस्सा इस समय पानी में डूब चुका है। पार्क में रहने वाले दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे, हाथी, बाघ और हिरण अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर पहाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं। इस अफरा तफरी में जब ये बेजुबान हाईवे पार करके कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियों पर जाने की कोशिश करते हैं, तो तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आने से कई बेजुबानों की जान चली जाती है या फिर वे पानी के खौफनाक बहाव में बह जाते हैं। हर साल सैकड़ों बेजुबान जानवरों की इस जल प्रलय में जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए अब तक कोई ऐसा ठोस और पक्का रास्ता नहीं निकाला जा सके है जो उन्हें हर साल इस तबाही से बचा सके।
तबाही के इस मंजर के बीच जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य भी चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम पुलिस के साथ साथ सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर पानी में फंसे लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए जगह जगह राहत शिविर यानी रिलीफ कैंप बनाए हैं, जहां बेघर हुए परिवारों को शरण दी जा रही है। इन शिविरों में सूखा राशन, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां बांटने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान करते हुए आपदा कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष को मिलाकर पीड़ित परिजनों को 9 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही बेहद प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता दी जा रही है और केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी नुकसान का जमीनी मुआयना करने असम पहुंची है। राहत शिविरों में रहने के बावजूद बाढ़ प्रभावित लोगों की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी जब धीरे धीरे उतरने लगता है तब असली तबाही का दूसरा दौर शुरू होता है। चारों तरफ जमे कीचड़, सड़े गले सामान और दूषित पानी की वजह से डायरिया, हैजा और त्वचा की खतरनाक बीमारियां महामारी की तरह फैलने लगती हैं। बाढ़ के कारण पीने के साफ पानी के सभी स्रोत और नल सड़ चुके होते हैं, जिससे लोगों को विवश होकर वही गंदा पानी पीना पड़ता है। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनके पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचता। दुकानें और छोटे रोजगार पूरी तरह चौपट हो जाने से लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। यानी पानी तो कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन अपने पीछे गरीबी, बीमारी और बर्बादी का ऐसा दलदल छोड़ जाता है जिससे उबरने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस भीषण आपदा के समय स्थानीय लोगों और नौजवानों ने जो इंसानियत दिखाई है वह काबिल ए तारीफ है। आपदा की इस घड़ी में गांव के युवा अपनी पुरानी रंजिशें और भेदभाव भूलकर एक दूसरे की मदद में जुट गए हैं। कई स्थानीय सामाजिक संगठन बिना किसी सरकारी मदद के अपने स्तर पर नावें लेकर दूर दराज के इलाकों में राशन और पानी के पैकेट पहुंचा रहे हैं। लोग अपने घरों में थोड़ा सा भी बचा हुआ खाना राहत शिविरों में रह रहे अनजान लोगों के साथ बांट रहे हैं। संकट की इस घड़ी में यही इंसानियत और आपसी भाईचारा असम के लोगों को हिम्मत दे रहा है और वे एक दूसरे का हाथ थामकर इस बड़ी कुदरती आफत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यह जज्बा कब तक इस खोखले सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाता रहेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हर साल सिर्फ मुआवजा बांट देना और राहत शिविर खोल देना ही असम की इस भयानक समस्या का स्थायी समाधान है? असम के लोगों को अब हर साल मिलने वाले सांत्वना के शब्दों की नहीं, बल्कि एक ठोस और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। जब तक ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जमी लाखों टन गाद को निकालने के लिए साइंटिफिक ड्रेजिंग यानी नदियों की गहराई बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा दशकों पुराने कमजोर तटबंधों की जगह आधुनिक और मजबूत गाइड बांधों का निर्माण करना होगा और पड़ोसी राज्यों के साथ साथ चीन के साथ भी एक बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना होगा, ताकि पानी छोड़े जाने या भारी बारिश की सटीक जानकारी समय रहते मिल सके और बेगुनाह लोगों की जान बचाई जा सके। असम भारत का एक बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, लेकिन हर साल आने वाली यह बाढ़ उसकी अर्थव्यवस्था और तरक्की को कई दशक पीछे धकेल देती है। जब देश के किसी दूसरे हिस्से में कोई आपदा आती है तो वह हफ्तों तक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन असम के इस दर्द और चीखों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें यह समझना होगा कि असम की यह बाढ़ केवल एक राज्य की मुसीबत नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा है। जब तक हम सब एक होकर असम के लोगों की आवाज नहीं बनेंगे और सरकार पर इसका पक्का इलाज ढूंढने का दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक हर साल यूं ही मासूम लोगों की जान जाती रहेगी और असम का एक बड़ा हिस्सा पानी के इस तांडव में डूबता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप असम की इस आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।